हेलो। मिस्टर अमरीश। Hello. Yes, good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। Yes, यू sir. कैन स्टार्ट सर योर ये लेक्चर। सर स्क्रीन से कैसे शेयर करना है सर? पीपीटी बना हुआ है सर गूगल स्लाइड में। मैंने आपको को होस्ट बना दिया। आपके जूम में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा, देखिए। यस सर, बेसिक में जाना है एडवांस में सर? बेसिक में जाना है जी। बेसिक में सर किस में जाना है सर? लॉन्च सबसे पहले मीटिंग। तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रेजेंटेशन खोलो पहले। अभी सर स्क्रीन ओपन के कर ऊपर। लीजिए, प्रेजेंटेशन ओपन कर लीजिए। यस सर। खुल गई प्रेजेंटेशन। सर किस ऑप्शन में जाना है सर क्लिक करने के लिए? मैं वही कह रहा स्क्रीन हूँ, शेयर के पहले बाद सर। जूम को छोड़ के अपनी प्रेजेंटेशन ऑन कर लो ना, हाँ क्लिक हाँ कर हाँ। लो। ऑन कर ली, खुल गई। यस सर, यस सर। अब जूम पे वापस यस सर। आइए। सर किस में खोलना है सर? सर नॉर्मल स्लाइड में ओपन करना है या मतलब सर गूगल स्लाइड में या नॉर्मल पीपीटी जो पावर पॉइंट होता है उसमें करना है सर? नॉर्मल पीपीटी खोलेंगे ओके। ना सर। ओके ओके सर, खुल गया सर। अभी जूम पे वापस आइए। यस शेयर सर। स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। वहां पे स्क्रीन दिखाएगा कौन सी शेयर करना चाहते हो। पीपीटी वाली यस। स्क्रीन को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके सर। स्क्रीन शेयर खुला सर। यस सर। थैंक यू सर। Yes, good morning everyone.
जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं सर। Yes, sir. So now some basic introduction is required about the electrical power system. So an electrical power system is a network of electrical component beyond to supply, transfer and use electric power. An example of electric power is the grid that provide power to extended area. So normally we can say that we are generating the power from the generating station, then you are transmitting power through the electrical substation, then it will reach to receiving station, as you can see in this diagram. Then after receiving a station, it will go for local consumer. So I will see one by one all the explanation about the electric power system. So before going electrical power system, first we know what are the different types of power available in nowadays. Normally we know about the AC power. What is the AC? Alternating current. As we can see on the screen के ऊपर आप देख सकते हैं कि AC आपको दिख रहा है. So what is the full form AC? Alternating current. Second one is the DC current. Third one is lightning impulse. So lightning impulse is also important for high voltage purpose. Everyone know about AC and DC, but many few people know about lightning impulse. Today we'll discuss about lightning impulse also. First we know what is the electricity utilization of consumer. So here 99% of electricity we are using. Second one is DC. So electricity used in this form is less than 1%. Only 1% we are using DC. You can see in any place, even home, commercial, industrial, everywhere you are using AC. So we'll give more weightage to AC, not DC. So we are using everywhere AC. Only 1% you are using DC. Once again, used where electricity presence is required always without any interruption. जहां पे इंटरप्शन का जरूरत नहीं है, इंटरप्शन नहीं चाहिए मेरे को, वहां पे हम लोग इस डीसी का यूज करते हैं. आपको पता है कि ये एसी अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, डीसी डायरेक्ट करंट फ्लो होता है, डायरेक्ट नेचर का है, जहां पे आपको इंटरप्शन नहीं चाहिए वहां पे आपको डीसी यूज करना है. सो ऐसा कहीं भी नहीं कि इंटरप्शन नहीं चाहिए, केवल 1% इसको यूज करते हैं बिकॉज द करंट इज डायरेक्ट. डिजिटल सर्क्यूट्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होता है डीसी का. नॉर्मली इन डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल सभी जगह एसी यूज होता है. डीसी ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेज ग्रेटली. यानी कि जो भी डीसी ट्रांसमिशन लाइन है, अगर आप डीसी ट्रांसमिशन लाइन अगर करते हैं तो उसमें आपको ट्रांसमिशन लॉस कम आएगा. और डीसी ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं. डीसी ट्रांसमिशन में स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं होगा, वो सब हम लोग देखने वाले वन बाय वन. फॉर बेसिक इंट्रोडक्शन आई एम टेलिंग अबाउट एसी एंड डीसी. नेक्स्ट कमिंग टू द lightning impulse. So what is the lightning impulse? Sudden rise of voltage. So suddenly it will reach up to the peak value in lightning impulse. That voltage will be reached up to peak value and slowly it will decrease to zero. So here I written a study of ascertain its destructive nature and to devise mode of preventive electrical equipment from beginning affected or destroyed by this electricity. हिंदी में तो क्या बोलेंगे, अपने विनाशकारी स्वभाव का पता लगाने के लिए. ये जो लाइटनिंग इंपल्स है इसका यूज कहाँ करते हैं? जहां पे हमको विनाशकारी स्वभाव का पता लगाना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, या वो कब नष्ट होने वाला है इक्विपमेंट वो पता लगाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्स का यूज करते हैं. यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग वी कैन से दैट.
फॉर द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज इंसुलेटर, हाई वोल्टेज जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसका टेस्टिंग के लिए हम लोग लाइटनिंग इंपल्स का यूज करते हैं। उससे वो पता चल जाता है कि वो कितना वोल्टेज तक विथस्टैंड करेगा। In another form, lightning strokes are also there. So what is the lightning strokes? Lightning is the common phenomenon in transmission line because of their height. जो ट्रांसमिशन लाइन का जो हाइट होता है वो काफी ऊंचा होता है। तो ऊंचा होने के कारण जब भी थंडर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जब भी बादल गड़केगा, जब भी लाइटनिंग स्ट्रोक्स आएंगे, तो ये ट्रांसमिशन लाइन को भी अफेक्ट करता है। तो ये भी एक लाइटनिंग का पॉइंट है। द लाइटनिंग स्ट्रोक्स ऑन द लाइट कंडक्टर कॉज इंपल्स वोल्टेज। जब भी लाइटनिंग स्ट्रोक्स आएगा ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर में, तो वहां पे क्या होगा, एक तरह का वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा ट्रांसमिशन लाइन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स वोल्टेज। द टर्मिनल इक्विपमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, जो भी टर्मिनल इक्विपमेंट है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का, जो भी ट्रांसमिशन लाइन का जो इक्विपमेंट है, जैसे पावर ट्रांसफर हो गया, पावर ट्रांसफार्मर हो गया, उसको क्या आता है, लाइटनिंग इंपल्स वोल्टेज आता है। वहां भी लाइटनिंग इंपल्स वोल्टेज आएगा, थोड़ा बहुत इफेक्टेड करता है फॉर द ट्रांसफार्मर। तो वो कितना तक विथस्टैंड करेगा, इससे रिलेटेड जो भी स्टडी है, उसके स्वभाव के बारे में पता करना है लाइटनिंग से रिलेटेड, उसके लिए हम लोग लाइटनिंग इंपल्स में स्टडी करते हैं। दिस इज ओनली फॉर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर लाइटनिंग एंड ऑल। One more thing is the equipment is capable of withstanding without failure under a specific test. इसमें अगर हम टेस्टिंग करेंगे लाइटनिंग में कोई भी इक्विपमेंट का, तो मेरे को मालूम चल जाएगा कि वो जो इक्विपमेंट है कहाँ तक विथस्टैंड कर रहा है। जैसे आप ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्टिंग करते हो, डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टेस्ट करते हो, तो आप वोल्टेज देते हो ना, हाई वोल्टेज, so suddenly you are raising the voltage up to the peak value, then slowly you are decreasing. So such a thing is there in lightning impulses. Coming to the next slide. So these three part is the power sector. We are in the power sector we are using these three things of the electricity. So here electric power system, you can see here on the screen के ऊपर आप देख सकते हैं, पहले आपका पावर प्लांट है, बाद में आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, थर्ड में आपका हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, फोर्थ में पावर सब स्टेशन है, फिफ्थ में ट्रांसफार्मर दिख रहा है, पावर सब स्टेशन के अंदर में ट्रांसफार्मर है, फिर पावर लाइन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। यू कैन सी हियर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, देन यू आर गिविंग टू द होम और कंज्यूमर, you are giving supply to the consumer. So we have to study one by one for all the steps. So what are the steps? First step is the generating station. Here power plant I written. The meaning of this power plant is the generating station. We are generating the electricity with the help of this power plant. So first we learn about generating station. So second one is the transmission system. जो भी हमको पढ़ना है उसका जस्ट इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है उसके अंडर में हमको क्या क्या स्टडी करना है। तो पहला हमको स्टडी करना है जनरेटिंग स्टेशन के बारे में, सेकेंड करना है ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। जो आप देख रहे हो यहाँ ट्रांसमिशन लाइन, जो भी पावर यहाँ से स्टेप अप हो करके जनरेटिंग स्टेशन से जो भी पावर मेरा मिलेगा स्टेप अप होकर के वो ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट करना है up to receiving station. You can see on the slide up to the receiving station. जो भी आपका receiving station है वहां पर जो भी पावर है वो ट्रांसमिट होकर के जाएगा। तो थर्ड स्टेप आता है receiving station का। Coming to the fourth step, distribution system. Now we have to distribute that step down voltage electricity. जो भी step down voltage है उसको हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। How you can distribute? With the help of distribution transformer. यहाँ एक ही तरह का दिखाया गया है पावर स्टेशन, एक नहीं होता है, दो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा काफी पार्ट्स है, वो हम लोग सब डिस्कस करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है, वन बाय वन सब हमको देखना है। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, लोड पॉइंट। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड पॉइंट। लोकल कंज्यूमर है हमारा या इंडस्ट्रियल है, उसको कैसा वोल्टेज चाहिए, 33 चाहिए, 11 चाहिए, 440 चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द लोड पॉइंट। यहाँ पे आपका लोड पॉइंट आएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर को, तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। एसटी है, एलटी है, ये पूरा ओवरव्यू है आपका इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के बारे में। तो आज मेरे को स्टडी करना है जनरेटिंग स्टेशन के बारे में।
जनरेटिंग स्टेशन हो जाएगा, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम हम स्टडी करेंगे, फिर रिसीविंग बोले तो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन लोड पॉइंट. So you will get the overview how you are generating the power plant instrumenting, how you are generating with the help of power plant, how you are transmitting the electricity with the help of high voltage transmission line, how you are giving how they will receive with the help of high transmission line, and how we will pass through the power pole. Yeah, that means LT, low tension से ऐसे ट्रांसफार्मर में फिर आपको ये आएगा. So अभी हम देखने जा रहे हैं सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए AC power supply system from generating to distribution scheme. Once again I am telling, single line diagram of AC power system from generation to distribution scheme. This is very very important. Drawing में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि draw the single line diagram of a AC power system. So here we can see 11 kV generating station is there. So first we are generating 11 kV with the help of generating station. Short form में इसको GS बोलते हैं. Coming to the after generating 11 kV, we can generate 6.6 also, but we are not going for 6.6 kV. We are going for 11 kV because if you go for the 6.6 kV, the stator current required very high cross sectional conductor, because in the stator जो अल्टरनेटर का जो स्टेटर पोर्शन है वहां पर जो करंट रहेगा काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये 6.6 केवी ही है. अगर 11 केवी रहेगा तो जो भी कंडक्टर है स्टेटर पोर्शन में उसका क्रॉस सेक्शनल कम रहेगा, इसलिए ज्यादा प्रीफर हम लोग 11 केवी करते हैं. और करंट भी आपको ज्यादा रहेगा. आप जानते हैं कि R इक्वल टू रोएल डिवाइडेड बाई A. If the area will increase, the resistance will be decreased. So if more current will be flow in the stator conductor, then the diameter of the conductor, area of the conductor we have to increase because current is flowing more. तो यहाँ पे हम लोग 11 kV, ये स्टैंडर्ड है, हम लोग 11 kV यूज करते हैं. So 11 kV हमने जनरेट किया. 11 kV जनरेट करने के बाद with the help of a step transformer, we are going to step up 11 kV to 132 kV. After converting 11 kV to 132 kV with the help of a step up transformer, we are transmitting that electricity via transmission line. That transmission line, we can say that primary transmission, high voltage transmission. After transmitting this high voltage, will again send that transmitted voltage to the step down transformer. That step down transformer, कहाँ होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? हम लोग जो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे कहाँ पर करेंगे? ये रिसीविंग स्टेशन में करेंगे. ये दोनों एक ही है. जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ पे रखा गया है? ये रिसीविंग स्टेशन के अंदर में रखा गया है. सो दैट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर will step down 132 kV oblique 33 kV. 132 kV से क्या करेगा? 33 kV में उसको स्टेप डाउन करेगा. वो सब कहाँ पर होगा? रिसीविंग स्टेशन में होगा. आफ्टर रिसीविंग स्टेशन वी आर यूजिंग सेकेंडरी ट्रांसमिशन. So in secondary transformer again you are using a step down transformer. That step down transformer what will do? It will again step down the voltage 33. ये जो 33 kV है 33 to 11 kV, वो 33 kV से 11 kV में क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन हो जाएगा. विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी ट्रांसमिशन के हेल्प से वो स्टेप डाउन हो जाएगा इन सब स्टेशन. यहाँ पे दिख रहा है GS जनरेटिंग स्टेशन, RS रिसीविंग स्टेशन, SS सब स्टेशन. आफ्टर स्टेप डाउन द वोल्टेज 11 kV to 33 kV to 11 kV. After 11 kV it will transmit with the primary distribution. So ये जब ये स्टेप डाउन हो जाएगा तो हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से इसको ट्रांसमिट करेंगे. बीच में इधर कंज्यूमर में भी जा रहा है. बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे कंज्यूमर भी कनेक्शन किए हैं. यहाँ पे दिख रहा है लार्ज कंज्यूमर. जिस कंज्यूमर को जिस इंडस्ट्री को 11 kV सप्लाई चाहिए उसको हम 11 kV दे देंगे. फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स एंड ऑल वी
need 11 kV supply for testing and all. So we are giving one feeder from 11 kV for the large consumer for industries, and again 11 kV to 440 kV we are giving to the consumer. यहाँ पे मेरे को 11 kV चाहिए, यहाँ पे 33 kV का है लार्ज कंज्यूमर, यहाँ का है 11 kV। 33 kV हमको हाई वोल्टेज टेस्टिंग में यूज होता है। 33 kV का कंज्यूमर के लिए 11 kV, इंडस्ट्री के लिए ये है 11 kV। आफ्टर 11 kV वन more step down transformer is there. It will again step down 11 kV to 400 kV, 400 volt. This is not kV, this is the volt. 11 kV to 400 volt. So after converting 400, this is not K, this is 400 kV, not this is 400 kV is wrong, 400 volt. So yeah, don't consider this K here. So after converting 400 volt, you are sending with secondary distribution. Secondary distribution will send that power to the distribution substation. That distribution substation will give all the supply to the consumer. यहाँ पे हमारा घर है, सभी का घर हो, डोमेस्टिक जो भी है, होम और लाइटनिंग जो भी है, लाइटिंग वेटिंग जो भी है, स्ट्रीट लाइट जो भी है, यहाँ सब कंज्यूमर है। यहाँ पर हमको 400 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे 400 volt for the domestic purpose, we can say that. So this is the complete single line diagram of a 11 kV generating station. One more diagram is there. Yes, so this is also 11 kV generating station. So this is also 11 kV, here also 11 kV, दोनों जगह 11 kV दिख रहा है मेरे को। यहाँ भी हम जनरेट 11 kV, यहाँ पर क्या है 11 kV से 220 वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने लगाया। यहाँ पे 132 था, यहाँ पे 220 था, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो राइट। वी कैन स्टेप अप टू 220 ऑल्सो। 132 का भी आता है ट्रांसफार्मर और 132 kV का भी आता है और 220 का भी आता है। बोथ डायग्राम इज सेम, डोंट कंफ्यूज। बस जस्ट I want to explain both diagram is correct, and here only voltage will be changes. Here 220 or here 132 kV. After 220 kV again you are step down with the help of step down transformer. यहाँ step down हो जा रहा है 33 kV, फिर 33 kV से 6.6 kV में conversion हो रहा है। After 6.6 से फिर 440 volt, यहाँ देख सकते हो क्लियरली लिखा है। 6.6 kV से हमने क्या किया, 440 वोल्ट में कन्वर्ट किया, या 230 वोल्ट में कहीं। ये लाइन टू लाइन है, ये फेज वोल्टेज है। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि प्राइमरी रिसीविंग स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कंज्यूमर दिख रहा है, सर्विस मेन दिख रहा है। तो ये सारे हैं लेआउट, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए एसी पावर सिस्टम फ्रॉम जनरेटिंग टू कंज्यूमर तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक, कंज्यूमर तक। आगे किस स्लाइड में हम देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में आ रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमने क्या लिखा, an electric power system is the network of electrical components deployed to supply, transfer and use electric power. So ये तो सिंपल है, जो भी हमने स्टडी किया ऊपर में कि ये एक नेटवर्क है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ट्रांसफर करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। दूसरा आ रहा है इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड बाय सेवरल मेथड फ्रॉम वेरियस सोर्स। हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्स। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स, कोल हो सकता है, गैस, नेचुरल गैस हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, विंड हो सकता है, सोलर हो सकता है, बायोमास होता है। ये दीज आर द डिफरेंट सोर्स फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। There are several advantage of having AC generation। यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेज है
हम लोग एसी जनरेट कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे एडवांटेज है। क्यों 99% यूज कर रहा है कंज्यूमर बेस सभी जगह? देयर आर मेनी एडवांटेज एसी। फर्स्ट एडवांटेज है एसी इज वेरी इजी एंड इफिशिएंट टू ट्रांसमिट ओवर द लॉन्ग रैदर देन डीसी। यानी कि जो भी एसी है, एसी पावर जो भी है उसको हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत सारे लंबे डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। द डिजाइन ऑफ एसी जनरेटर इज वेरी सिंपल। जो एसी जनरेटर का है वो डिजाइन भी काफी सिंपल है और उसमें ब्रश भी यूज नहीं होता है, कोई भी ब्रशलेस होता है सभी जितने भी उसके अल्टरनेटर्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसी जनरेटर डज नॉट रिक्वायर कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, रिड्यूस वियर एंड टियर। जो भी एसी जनरेटर है उसको हमको कोई भी ब्रश नहीं चाहिए, जैसा मैं पहले बोला था कोई भी ब्रश नहीं चाहिए, जिससे वियर एंड टियर वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम जाएगा, ऐसा है। फॉर द लॉन्ग टाइम एसी जनरेटर इज वेरी यूजफुल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट आता है however the utility of AC power restricted to 240 वोल्ट ऑब्लिक 440 वोल्ट सिग्नल। यहाँ पे क्या है, हमको कंज्यूमर में 220 नहीं तो 440 वोल्ट चाहिए, तो कैसे मिलेगा एसी? विद हेल्प ऑफ एसी जनरेशन ओनली। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सब किस पे बेस्ड है? एसी पे बेस्ड है, तो उसके हमको एसी चाहिए। सो यहाँ पे लिख रहा है द थ्री फेज सिस्टम इज सप्लाई बिकॉज ऑफ द हाई कैपिटल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। जो भी ये ट्रांसमिशन का है इसका कॉस्ट और ज्यादा रहेगा और मेंटेनेंस भी चाहिए और इससे सेफ्टी भी है, इसके लिए हम लोग ये इलेक्ट्रिकल एसी यूज करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जनरेटिंग स्टेशन। अभी हम जनरेटिंग स्टेशन के बारे में देखने जा रहे हैं। वाई थ्री फेज जनरेशन फॉलोड ऑल ओवर वर्ल्ड। क्यों थ्री फेज जनरेशन ही फॉलो किया जाता है सभी जगह? फर्स्ट रीजन है मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है ट्रांसमिशन के लिए। थ्री फेज कुड बी ट्रांसमिटेड इन जस्ट 3 लाइन। जो भी थ्री फेज ट्रांसमिशन है वो हम लोग थ्री फेज लाइन से ट्रांसमिट करते हैं। इन एनी यूटिलिटी कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज ऑफ वेरी हाई प्रॉपर्टीज बाय वे ऑफ द 3 hub saving. So we can save the electricity also or that cost and everything. We are only transmitting 3 phase supply only to transmission. So we are generating 3 phase supply. One more reason there है, in the beginning generation was single phase. बहुत पहले की बात है, शुरू में जब जनरेशन होता था उस समय सिंगल फेज ही होता था। By adding one more line 3 phase could be transmitted. हम एक और लाइन ऐड कर दिए फेज का, उससे हमको क्या मिल गया? 3 फेज मिला। उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है यहाँ? वी ऑल कंस्ट्रक्टेड आइदर ऑन सिंगल और 3 फेज। जो भी हमारा सिंगल फेज चाहिए तो सिंगल फेज मिल जाएगा, 3 फेज चाहिए तो 3 फेज मिल जाएगा। इसलिए हम लोग तो जनरेट कर रहे हैं 3 फेज सप्लाई। हम लोग 3 फेज सप्लाई क्यों जनरेट कर रहे हैं? हमको सिंगल फेज चाहिए तो सिंगल फेज मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ 3 फेज चाहिए इंडस्ट्री के लिए वहां 3 फेज चला जाएगा। इसलिए ये ज्यादा इकोनॉमिकल है मेथड, ये बताना चाह रहा है इसमें। 3 सिंगल फेज पावर फ्लो। सिंगल फेज पावर फ्लो, ये 3 फेज है आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। एक आर फेज है, एक वाई फेज है, एक बी फेज है। तो आर फेज को हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट सिंगल फेज। वाई फेज को क्या बोल सकते हैं? सेकेंड सिंगल फेज। एंड बी फेज को हम क्या बोल सकते हैं? थर्ड सिंगल फेज। यानी 3 सिंगल फेज यहां पे दिखाने का प्रयास किया गया है। यहां पे क्या लिखा है? Thus each of the wires provide path for flow of 2 numbers of single phase. यानी कि जो भी ये पाथ आपको दिख रहा है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? चाहे इनकमिंग हो सकता है या आउटगोइंग हो सकता है, दोनों तरफ से ये काम करेगा सिंगल फेज। जो भी सिंगल फेज है ये दोनों तरीका से काम करेगा, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सिंगल फर्स्ट फेज भी पावर कैन बी फ्लो विद द डिफरेंट वे, मे बी इनकमिंग मे बी आउटगोइंग। ये तीनों फेज इनकमिंग भी हो सकता है, ये तीनों फेज आउटगोइंग भी हो सकता है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जनरेशन ऑफ डीसी। हाउ यू आर जनरेटिंग द डीसी?
Generation of DC electricity is by rectifying AC pulses into DC. जो भी AC pulses है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ डायोड। हम लोग क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, वी आर कन्वर्टिंग AC टू DC। दिस इज द ओनली मेथड फॉर जनरेशन। रिक्वायर्ड सम मॉडिफिकेशन इन द AC जनरेटर। अगर आप AC जनरेटर में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि उससे DC निकलने लगे तो भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कम हुआ है। ज्यादातर हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर, रेक्टिफायर, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ए DC इलेक्ट्रिसिटी। So next, electrons. So you can see here how AC is converted into DC with the help of, how AC is converted into DC with the help of rectifier, with the help of converter. Here two types of source are there. First is conventional source and second one is non-conventional. Conventional means परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत। सो व्हाट इज द कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल में क्या आएगा, फर्स्ट दिख रहा है मेरे को, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बीन यूज सिंस लॉन्ग टाइम। ये जो कन्वेंशनल सोर्स है इसको हम लोग काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, काफी लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड ए नॉन रिन्यूएबल। ये जो कन्वेंशनल सोर्स है इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है, कन्वेंशनल क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द पॉल्यूशन ऑफ दिस एनवायरनमेंट बाय इमिटिंग हार्मफुल गैसेस एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये जो कन्वेंशनल सोर्स है इससे हमको एनवायरनमेंट में क्या होगा, पॉल्यूशन पैदा होगा। पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड होता है, गैस आता है, आपको स्मोक आता है बर्निंग के बाद, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं कि पॉल्यूशन देगा ये कन्वेंशनल सोर्स। Next, they are commonly used for industrial and commercial purpose. इसको हम लोग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस दोनों यूज करते हैं। नेक्स्ट, heavy expenditure involved in using maintaining this source of energy। इसके लिए एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस काफी ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट, these source of energy are not एविडेंट। एविडेंट का मीनिंग क्या है, सक्षम। एविडेंट का मीनिंग क्या है, प्रचुर। सो ये जो भी एनर्जी है वो प्रचुर मात्रा में नहीं है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट एविडेंट, दैट मीन्स प्रचुर मात्रा में नहीं है, ये लिमिटेड है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, हमारे कन्वेंशनल सोर्स के हो गए। फिर आता है नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में क्या है, पहला आ रहा है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी आर रिसेंटली डिस्कवर ऑफ द एनर्जी। ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया, ये तो काफी लंबे समय से ये अभी डिस्कवर किया गया। सेकंड क्या बोला, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये नॉन रिन्यूएबल था तो ये रिन्यूएबल है। ये पोल्यूशन फ्री है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है एनवायरमेंट के लिए, डज नॉट पोल्यूट एनवायरमेंट। नेक्स्ट आ रहा है इसमें, दे आर यूज कॉमनली यूज फॉर द हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक। इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, हाउस होल्ड या डोमेस्टिक पर्पज से यूज करते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल कमर्शियल है, यहाँ पे हाउस होल्ड के लिए एप्लीकेबल है। हेवी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व यूजिंग द मेंटेनिंग दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी इसका एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, लेस एक्सपेंसिव। ये भी एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सपेंसिव नहीं, ये भी एक्सपेंसिव है लेकिन कम है कंपेयर टू कन्वेंशनल। नेक्स्ट आता है आपका, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज एबोडेंट इन नेचर, यानी कि ये सक्षम है, ये प्रचुर है, प्रचुर मात्रा में है, ये एनर्जी प्रचुर मात्रा में है। व्हाट आर द एग्जांपल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास फ्रॉम
So these are the conventional and non-conventional energy sources, and here all the difference will be there. What are the difference between conventional and non-conventional energy? Coming to the next slide. Depend upon the agency of employed, move the prime mover electricity generate classified based एज द बिलो. जो भी जनरेटिंग पावर प्लांट है, जनरेशन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल डिपेंड कर रहा है. उसी को कैटेगराइज मैं यहाँ करने का प्रयास किया हूँ. फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे थर्मल, सेकेंड है हाइड्रो, थर्ड है न्यूक्लियर, फिर नॉन कन्वेंशनल. ये जो तीनों है ये कन्वेंशनल है. थर्मल में दो तरह का है, फर्स्ट है कोल बेस्ड, सेकेंड है गैस बेस्ड. नॉन कन्वेंशनल में भी 4 कैटेगरी यहाँ बनाया हूं, जैसे आप देख सकते हो. पहला आपको दिख रहा है विंड, दूसरा दिख रहा है सोलर, तीसरा है बायोमास और चौथा है स्मॉल हाइड्रो. सोर्स. These are the conventional and non-conventional energy source. So first we'll learn about the thermal power plant. Thermal power plant क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने के लिए देखेंगे. So thermal power plant. So you can see here I try to draw your layout of the thermal power plant. So here chimney is there, coal, hopper is there, pulverizer is there, air, ash holder, boiler, feedback pump, turbine, water storage, condenser, alternator and cooling tower. So पहले यहाँ पे हम लोग कोल डालेंगे. जैसे हम कोल यहाँ पे डालेंगे क्या होगा? कोल डालने के बाद यहाँ पे पल्वराइज कोल्ड है, यहाँ से हम लोग इसको बर्न करेंगे. बर्न करने के साथ साथ यहाँ से एयर भी यहाँ से प्रेस करेंगे. आफ्टर बर्निंग एयर इट्स विल गो टू द बॉयलर. So that heat will be come from boiler. So in this process, in this power station, steam is produced by the burning of the coal oblique gas, then used to run the steam turbine. So यहाँ पे आप देख सकते हो steam turbine है. This steam turbine, in this steam turbine, the mixture of pulverized coal and air taken into the boiler. यहाँ पे जो भी pulverized air है उसको हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं. After you can see here boiler what will do here, यहाँ से आपको वाटर फीड किया जा रहा है. यहाँ से आपको वाटर फीड करके बॉयलर से होते हुए टरबाइन में जा रहा है. यहाँ पे जो वाटर रहेगा वो स्टीम बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीट, एक्सेसिव हीट. यहाँ पे हीट काफी ज्यादा है. हीट से क्या होगा? बॉयलर में हमको स्टीम बनेगा. स्टीम बनने से यहाँ पे हाई प्रेशर आएगा. ये जो रेड कलर है यहाँ पे टरबाइन पे हाई प्रेशर रहेगा. हाई प्रेशर से क्या होगा? ये टरबाइन घूमना चालू हो जाएगा, मैकेनिकल कन्वर्जन होगा. जैसे ये घूमना चालू होगा, अल्टरनेटर का जो शाफ्ट है ये भी घूमना चालू होगा. जैसे घूमने से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चालू करेगा. ऐसा है. तो हम बोल सकते हैं द मिक्सचर ऑफ पोलराइज्ड कोल एंड एयर इज टेकन इनटू बॉयलर एंड देन बर्न इनटू कंबशन जोन. यहाँ पे ये कंबशन जोन है, यहाँ बर्न करते हैं. फायर बॉल, ये जो बोल रहा हूँ ये सब क्या है? फायर बॉल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द बॉयलर. जो सेंटर ऑफ बॉयलर में यहाँ पे क्या है? फायर बॉल लगाया है. द हीट एनर्जी यूटिलाइज टू कन्वर्जन द वाटर इनटू स्टीम. जो भी हीट एनर्जी है यहाँ पे वो क्या यूटिलाइज कर रहा है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है. आफ्टर स्टीम conversion, high pressure steam will go through the turbine. After passing through turbine, at the end of this turbine will get low steam. So low pressure steam. That low pressure steam go via the condenser. Condenser से जाने के बाद ये कूलिंग टावर में. कंडेंसर क्या करता है? ये जो हाई प्रेशर स्टीम है, जो लो प्रेशर स्टीम है, इसको यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट कर देगा कंडेंसर, और कूलिंग टावर में कूल करने के बाद फिर वाटर स्टोरेज से होते हुए इसको फीड करेगा. सो दिस इज द साइकिल ऑफ द थर्मल पावर प्लांट. सो कंडेंसर का क्या पर्पस है?
the exhausted steam is condensed in the condenser by mean of cold water. यहाँ पे जो cold water है, cooling tower है और cold water है, इससे आपका ये होगा. So what are the advantage of the thermal power plant? So it will what is the advantage of the thermal power plant? The initial cost is less. इसका जो cost होगा वो काफी कम होगा. Required जो इसका लैंड है, लैंड रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगा. फ्यूल भी सस्ता है, चीप है. जो इसका फ्यूल है वो क्या है, प्राइमरी फ्यूल क्या है, कोल है, वो चीप है. एंड द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज ऑल्सो लेस. इसका जनरेशन कॉस्ट भी ऑल्सो लेस होगा. डिसएडवांटेज क्या है, पॉल्यूट द एटमोस्फियर. ये एटमोस्फियर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है. और इसका एफिशिएंसी कितना है, जस्ट 30% है, 29 to 30. वी कैन से दैट बिलो 30% इसका एफिशिएंसी है. नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर में क्या है, न्यूक्लियर में देख रहे हैं सबका सब सेम है. हीट एक्सचेंजर भी है, स्टीम है, टरबाइन है, कंडेंसर है, कूलिंग टावर है, एवरीथिंग इज सेम. ओनली योर प्राइमरी फ्यूल हैज चेंज. हियर वी आर यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम. एवरीथिंग इज सेम. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ थर्मल पावर प्लांट. जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोल सकते हैं. हियर हीट सोर्स इज न्यूक्लियर. सो व्हाट इज द यूरेनियम. अगर 1 किलो यूरेनियम को अगर आप हीट करोगे तो वो 4500 टन गुड कोयल के बराबर है. यानी कि गुड कोल जो है, अगर 4500 अगर गुड कोल लोगे उसके बराबर है 1 किलो यूरेनियम. सो हियर यू आर चेंजिंग यूरेनियम एज द प्राइमरी फ्यूल. और ये बाकी का बाकी हीट एक्सचेंजर, बॉयलर, ये सब सेम है. स्टीम, ये साइकिल, टरबाइन, एवरीथिंग इज सेम. हियर आफ्टर अल्टरनेटर, आफ्टर रोटेशन ऑफ अल्टरनेटर इट्स प्रोड्यूस एसी एंड वाया ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन इट्स विल गो टू द बस बार. ये एक्साइटर है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्साइटर. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्साइटर. हम लोग क्यों एक्साइटर को यूज करते हैं. एन एक्साइटर इज द नीडेड टू गिव द रिक्वायर्ड एक्साइटेशन. ये जो अल्टरनेटर है इसको वो एक्साइटेशन देता है टू द मैग्नेटिक कॉइल ऑफ द जनरेटर फील्ड सिस्टम. यानी कि जब भी ये अल्टरनेटर को स्लो करना है तो इसके लिए हम लोग एक्साइटर का यूज करेंगे. जब तक ये अल्टरनेटर अगर स्लो है, अगर फास्ट करना है तो भी एक्साइटर का यूज करेंगे. यानी बेस्ड अपॉन द डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. अगर हाई डिमांड है तो एक्साइटर का भी यूज है, लो डिमांड में भी एक्साइटर का यूज करें. इसका यूज ही है एक्साइटर का एक्साइटेशन देने के लिए. किसको, मैग्नेटिक कॉइल को देने के लिए, फॉर द अल्टरनेटर. So it can generate required electricity. हमको जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना वो रिक्वायर्ड. बाकी जितना भी इधर दिख रहा है सबका सब सेम है. यहाँ पे पंप लगा हुआ है. सो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में थोड़ा देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसा होता है. न्यूक्लियर रिएक्टर में आप देख सकते हो कि चार्ज ट्यूब लगा हुआ है, कंट्रोल रॉड लगा हुआ है. ये कंट्रोल रॉड किस चीज का है, कैडमियम ये कंट्रोल रॉड है. रेडिएशन शील्डेड है, प्रेशर वाल्व है, ग्रेफाइट मॉडरेट है. ये जो मॉडरेट है ग्रेफाइट, जो भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको इमिट करना, उसको कम करना या ज्यादा करना, ये ग्रेफाइट मॉडरेट का काम होता है. और फ्यूल रॉड जो है यूरेनियम, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट. यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है. जो यहाँ पे न्यूक्लियर है उसमें कैसे रिएक्शन होता है, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं. जैसे एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा यूरेनियम से, इट विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. आफ्टर डिवाइडिंग टू 2 पार्ट्स अगेन it will release 3 electrons. These 3 electrons again collide with the 3 uranium. Again 1 uranium will produce 2 uranium, or again it will generate 3 neutrons. So ये जो न्यूट्रॉन का जो जनरेशन हो रहा है, एक यूरेनियम से 2 यूरेनियम बन रहा है, क्रिप्टॉन और बेरिलियम, फिर 3 न्यूट्रॉन्स जो जनरेशन हो रहा है, ये न्यूट्रॉन्स बहुत प्रॉब्लम करता है जनरेशन के लिए. प्रॉब्लम बोले तो ये एनर्जी काफी इमिट करेगा और ये रिएक्शन चेन जैसा है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइट मॉडरेट लगाए हुए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा, जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करेगा. न्यूट्रॉन को कौन कंट्रोल करेगा, ये ग्रेफाइट मॉडरेट करेगा.
और ये कैडमियम रॉड भी है, इसको हम लोग नीचे या ऊपर करते हैं फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज है रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ द फ्यूल, इसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो कम होगा। सेकेंड है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो भी इसका रेडियो एक्टिव वेस्ट है बहुत हार्मफुल है, ये डिसएडवांटेज है। एक मैं एडवांटेज बताया कि रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ द फ्यूल, और सेकेंड डिसएडवांटेज मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा जो डिसएडवांटेज मैं बोल रहा हूँ वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट जो यूरेनियम से आएगा वो काफी डेंजर होगा ह्यूमन बीइंग के लिए। यहाँ पे फिर आ रहा है नेक्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर में कि रिजर्वर है, रिजर्वर्स के बगल में एक डैम है। ये डैम का क्या पर्पस है कि वाटर को रिजर्व करके रखना। तो जैसे ये वाटर को रिजर्व करके रखेगा, दैट मीन्स स्टोर करके रखेगा, तो दैट स्टोर्ड वाटर पासेस थ्रू वाया वाल्व हाउस, ये वाल्व हाउस से पास करेगा। यहाँ पे एक सर्ज टैंक है। सर्ज टैंक कहाँ पे रहता है? जहाँ पे सर्ज टैंक कहाँ पे रहता है? जहाँ पे आपका हाई वोल्टेज सॉरी हाई लेवल, जहाँ पे आपको हाइड्रो पावर प्लांट का हाइट काफी ज्यादा है, वहाँ पे हाई मीडियम लो तीन तरह का पावर प्लांट है। तो यहाँ पे सर्ज टैंक है। सर्ज टैंक का क्या पर्पस है कि ये वाटर को यहाँ से रिलीज करेगा ड्यूरिंग लोडेड कंडीशन। जब मेरा पावर स्टेशन लोडेड रहेगा उस समय इसको यहाँ से वाटर रिलीज, क्योंकि एट इट सेम टाइम फुल ऑफ वाटर इट्स कांट पास थ्रू द पेन स्टॉक, पेन स्टॉक से पास नहीं कर सकता है उतना वाटर। इसके लिए ये पेन स्टॉक का लंबाई ज्यादा है, ये पेन स्टॉक क्या करेगा? वाटर को पास करेगा गेट से अल्टरनेटर के बीच में। यहाँ भी आप देख सकते हो पेन स्टॉक यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है गेट से अल्टरनेटर तक के बीच में। तो इसको हम लोग पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन स्टॉक। सो इट्स विल कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, वाटर स्टोर्ड है, और यहाँ से जब पास करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर्ज टैंक यूज करते हैं, यहाँ पे सर्ज टैंक यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ये लो टाइप का है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेन स्टॉक। हम लो हाई मीडियम बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि इस पे पेन स्टॉक पे डिपेंड करता है। So potential energy of the water can be converted into the kinetic energy as it flow through the penstock. So due to the gravity, that water will be flow from the top to bottom due to gravity. Then it will rotate the shaft of the alternator and it pass through the three-phase transmission line. It will generate electricity and pass through the three-phase generating line. This is the hydropower plant. So this is the wind plant. So wind energy you can say. So wind power plant में क्या है? विंड पावर प्लांट में क्या है? आपका विंड टरबाइन है। आप देख सकते हो यहाँ पे विंड टरबाइन दिख रहा है। ये जो विंड टरबाइन with the help of water with the help of air flow, it's due to presence of the air. That means that air will be high density air. It will start to rotate. After this rotation, this gearbox will connected with the generator. ये gearbox से जाएगा। gearbox का क्या काम है कि ये wind का जो स्पीड है, जैसे एक रोटेशन कंप्लीट किया उसको ये 5 या 6 7 रोटेशन में कन्वर्ट करता है, यानी कि लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे लो स्पीड है तो ये गियर बॉक्स इसको हाई स्पीड में कन्वर्ट करके जनरेटर को देता है, जिससे जनरेटर का जो रोटेशन है वो काफी फास्ट होता है। और ये जनरेट करता है डीसी जनरेट करने के बाद वो एसी में कन्वर्ट कर देता है, और एसी में कन्वर्ट करने के बाद ये विद द हेल्प ऑफ स्विच गियर बॉक्स ये ट्रांसमिशन लाइन को पास करता है। इसको हम ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये विंड पावर प्लांट का हेलो सर,
हेलो, हेलो, सो विल कंटिन्यू। सो यहाँ पे विंड पावर है। विंड पावर में हमारा यहाँ पर एक गियर बॉक्स है, देन ब्रेकर है, ब्रेकर के बाद हमारा जनरेटर है, देन एक्साइटर, आरयू एंड चॉपर, एलसीडी एंड ग्रिड है। यहाँ पे टरबाइन कंट्रोलर भी है। तो ये कैसे काम करता है, तो इसको देखने के लिए पहले हम लोग जनरेशन को देखते हैं। जनरेटर किससे कनेक्टेड है? गियर बॉक्स से कनेक्टेड है। एक्साइटर का क्या काम है? ये एक्साइटेशन करेगा जनरेटर को। आफ्टर जनरेटिंग it will go to RU, that means RU rectifier unit, it will convert AC to DC. With the help of chopper it will convert DC to AC and it's passing through the LCU. What is the LCU? What is the LCU? Line converter unit. So it will passing through line converter unit and it will go to the grid. So this is the wind energy power plant. So एक्साइटर का क्या काम है? और ये टरबाइन कंट्रोलर है, इसको कंट्रोल करता है, टरबाइन को ये कंट्रोल करेगा। और चॉपर का क्या है कि AC टू DC। एक्साइटर का क्या है? ये जनरेटर को एक्साइट करेगा, क्योंकि हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम नहीं रहता है। कभी ये विंड घूमेगा या कभी नहीं भी घूम सकता है। स्पीड विल बी नॉट कांस्टेंट फ्रॉम एवरी टाइम। नेक्स्ट आ रहा है आपका सोलर एनर्जी रिसोर्सेज। सर कैन आई कंटिन्यू? सर टाइम ओवर, कैन आई कंटिन्यू सर? हेलो, हेलो, सर क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हेलो, 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 हेलो। हाँ, क्लास हो रहा है कि खत्म हो चुका है? हेलो, कंटिन्यू है कि स्टॉप हो गया है? स्टॉप है या कंटिन्यू है? आ रही है? क्लास कंटिन्यू है या स्टॉप हो चुका है? कंटिन्यू है। ओके, ओके, वी आर कंटिन्यूइंग। ओके, सो हियर